नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित निर्देशांक ज्यामिति के भाग 1, 2 और 3 का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम इसके भाग 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निर्देशांकों के आधार पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले माना एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A के निर्देशांक हमने मान लिया x1 y1, B के निर्देशांक हमने मान लिया x2 y2 और शीर्ष C के निर्देशांक मान लिया x3 y3। ये बिल्कुल ना समझें कि x1 से बड़ा x2 है, x2 से बड़ा x3 है, केवल इनके नाम हैं ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम देखते हैं, स्पष्ट है कि मूल बिंदु O से बिंदु P की दूरी, अब देखते हैं यहाँ बिंदु O है, यहां से बिंदु P की दूरी कितनी है, तो देखिए उसके x निर्देशांक को बस हम लेंगे। तो बिंदु P की सीध में कौन है, x1 y1 है, यानी इसका x निर्देशांक कितना है x1। तो यहां से मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी x1, वैसे ही बिंदु Q की दूरी कितनी होगी x2 और बिंदु R की दूरी कितनी होगी मूल बिंदु से, केवल x निर्देशांक ही रहेगा, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। तो बिंदु R की दूरी हो जाएगी x, यहां पर लिखा नहीं है x3 y3, मतलब बिंदु R की दूरी हो जाएगी x3। तो वैसे ही मैंने यहां लिख दिया कि बिंदु P की दूरी x1, Q की दूरी x2 एवं R की दूरी x3 है। अब हम लेते हैं तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हमें इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी इतने भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज देखते हैं कितने हैं। ABQP एक समलंब चतुर्भुज है और APRC दूसरा समलंब चतुर्भुज है। इन दोनों समलंब चतुर्भुजों में ये पूरी आकृति समाहित है। इन दोनों समलंब चतुर्भुज में से यदि हम QBQRC समलंब चतुर्भुज को हटा दें तो क्या बचेगा, त्रिभुज ABC ही बचेगा और उसका क्षेत्रफल ही बचेगा। वही किया मैंने कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल धन समलंब चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल, यहां लिखा APRC का क्षेत्रफल ऋण समलंब चतुर्भुज BQRC का क्षेत्रफल। तो ये जब दोनों के योग में से हम तीसरे के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो निगमित करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम निकालेंगे ABQP का क्षेत्रफल। क्या होगा ABQP का क्षेत्रफल, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग। इसकी पहली समांतर भुजा कौन सी है BQ, दूसरी समांतर भुजा कौन सी है AP, दोनों समांतर भुजाओं का योग हम कर लें तो BQ की ऊंचाई वास्तव में कितनी है y अक्ष पर, y का ही निर्देशांक लेंगे, y2 ऊंचाई का है BQ और AP की ऊंचाई कितनी है, AP की ऊंचाई है, ये देखिए AP की ऊंचाई कितनी है y1। तो क्या लिख दें, दोनों समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, ये दोनों समांतर भुजाओं को मैंने जोड़ दिया। और ऊंचाई, अब इस समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा ये हो गई, एक समांतर भुजा ये हो गई, तो ये उसकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई कितनी है QP है उसकी ऊंचाई, लिख देता हूं मैं QP 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा QP, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग हो गया y1 धन y2। QP का मान यदि हमें निकालना है तो सोचिए कि यहां से यहां की दूरी है x1, तो यहां से इतनी दूरी OQ दूरी को यदि हम घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, QP प्राप्त होगा। तो x1 में से OQ दूरी मतलब x2 को घटा देंगे तो QP प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, ये हुआ पहला मान हमारा। इसी प्रकार हम दूसरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।
दूसरे समलंब चतुर्भुज कौन है? एपीआरसी का क्षेत्रफल। एपीआरसी मतलब इसी तरह का एक समलंब चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आइए देखते हैं। धन 1/2, चूंकि यहाँ धन का निशान लगा इसलिए धन 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग। इसकी एक समांतर भुजा है एपी और दूसरी समांतर भुजा है सीआर। एपी का मान कितना है? देखिए एपी का मान है y1 ऊंचाई का है एपी। देखो ए का y निर्देशांक क्या है? y1। तो एपी क्या है? y1 ऊंचाई का है। धन सीआर क्या है? y3 ऊंचाई का है। सीआर कितना है? y3 ऊंचाई का है। तो ये y3 हो गया, मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग हो गया y1 धन y3। अब हम इसकी ऊंचाई लेंगे, मतलब इतना मान लेंगे। pr गुणा क्या हो जाएगा? pr। तो आइए इसको हम कैसे लिख देंगे? 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग और फिर pr। जैसे हमने यहाँ qr को लिखा था वैसे ही अब हम इसको क्या लिख देंगे? pr को लिख देंगे। तो सीधे सीधे pr का मान क्या हो जाएगा? ये देखिए 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, यहाँ भी 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है pr। तो pr का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से पहले r तक जाएंगे हम x3 और उसमें से p तक वाले मान को घटा देंगे। ये देखो इतने में से इतने को घटाएंगे तो ये बचेगा। तो x3 माइनस x1 इन दोनों का तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब तीसरे का क्षेत्रफल क्या होगा? तीसरे का क्षेत्रफल है समलंब चतुर्भुज BQRC का क्षेत्रफल घटाना है। तो 1/2 BQRC, यानी इस समलंब चतुर्भुज को हम ये दोनों समलंब चतुर्भुजों के योग में से घटा देंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब 1/2 तो लिख दिया मैंने। दोनों समांतर भुजाएं कौन सी हैं? BQ का मान कौन बताएगा? ये देखिए BQ कितना है? y2 है। तो क्या हो जाएगा? ये लिख दिया मैंने y2 प्लस दूसरी समांतर भुजा कौन सी है? CR का क्या है रहेगा मान? CR का मान है ये देखिए y3 है। CR का मान y3 है और ऊंचाई इस पूरे की QR की ऊंचाई कितनी होगी? सेम वही प्रक्रिया है, यहां से लेके यहां तक की दूरी x3 और x3 में से क्या घटा देंगे? ये पूरा घटा देंगे x2 को। x3 में से हम x2 को घटा देंगे तो ये पूरी ऊंचाई निकल जाएगी। x3 माइनस x2 ये है हमारे मान। अब हम इनमें से सब में से 1/2 को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए 1/2 को कॉमन लेते हैं तो अब हमारे पास क्या प्राप्त होता है देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें निकालना है। अब ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर देखिए अब ये बचा यहाँ पर पहला वाला मान y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2, फिर यहाँ पर है प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 और यहाँ आ गया माइनस y2 माइनस y प्लस y3 x1 x3 माइनस x2। इतना बचा है केवल कॉमन लेने से। कॉमन लेने के बाद हम अंदर गुणा कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। ये y1 का गुणा x1 से हुआ और फिर x2 से भी हुआ तो y1 x1 माइनस y1 x2। फिर देखिए y2 का गुणा धन y2 x1 माइनस y2 x2। फिर ऐसे ही y1 का x3 से हुआ तो y1 x3 माइनस y1 x1। फिर y3 का y3 x3 माइनस y3 x1। फिर अंदर जाएगा माइनस देखिए y2 x3 ये माइनस है ना, और फिर ये माइनस y2 का फिर माइनस x2 से होगा तो हो जाएगा प्लस y2 x2। फिर माइनस y3 का x3 से होगा तो माइनस y3 x3। फिर माइनस y3 का प्लस x2 से होगा तो क्या होगा y3 x2। यहां पर अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
1/2। अब देखिए, अब इनमें से जो जो कट रहे हैं उनको हम हटा देंगे। y1 x1 धन का है, y1 x1 ऋण का है। फिर y1 x2 ऋण का है, तो y1 x2 यहाँ ऋण का है, हाँ नहीं कट रहा है। y2 x1 देखिए, y2 x1 कहीं कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। y2 x2, ये y2 x2 ऋण का और ये y2 x2 धन का। फिर y3 x3, ये y3 x3 से कट गया। अब बचे हुए मान हमारे पास ये 6 मान हैं। इन 6 मानों को x1 कॉमन लेंगे। सबसे पहले हम x1 कॉमन लिया, तो x1 वाले मान कौन कौन से हैं? x1 वाले मान ये हैं। x1 वाले मान ये देखिए, इन दोनों में से हमने x1 कॉमन ले लिया, तो y2 माइनस y3, फिर प्लस, फिर x2 कॉमन लेंगे हम। x2 वाले कौन कौन से मान हैं? देखिए, x2 यहां से कॉमन लिया, तो यहां से हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, और फिर हम ले रहे हैं x3 कॉमन। x3 कॉमन ले लेंगे, तो x3 कॉमन लेने पर हमारा क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये मैंने x3 कॉमन लिया, तो x3 वाला मान जो तीसरा वाला मान है ये है, तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। यही त्रिभुज का अभीष्ट क्षेत्रफल है। इस तरह से इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अगली प्रश्नावली देखते हैं। 7.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 ऋण 1 0 और 2 ऋण 4 है। तो हल, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A 2 3 B -1 0 और C 2 -4 हैं, तब सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इसके बाद हमने इन सब से कॉमन निकाला था 1/2। इस तरह से 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2। तो इसे अब हल करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? देखिए, 1/2 x1 का मान हमारे पास क्या है? यहां चाहो तो सुविधा के लिए लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान क्या है हमारे पास? 2। y2 का मान क्या है हमारे पास? 0। ऋण y3 का मान क्या है? ऋण 4। तो ऋण 4 मतलब धन 4। धन x2 का मान कितना है? ऋण 1। फिर y3 का मान कितना है? ऋण 4। फिर y1 का मान कितना है? ऋण 2। ये तो एक परमानेंट वाला ऋण और ये वाला 2, और सॉरी y1 हमारा ऋण 3 है। फिर हमारे पास आया धन x3 का मान कितना है? 2, ये धन 2। फिर y1 का मान कितना है? 3, और y2 का मान कितना है? माइनस। y2 का मान कितना है? 0। फिर से मिला लेंगे एक बार, x1 हमारा है 2, फिर y2 माइनस y2 हमारा है 0, माइनस y3 तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4, फिर हो गया हमारा x2 ऋण 1, फिर y3 माइनस y3 हमारा है ऋण 4, माइनस y1 हमारा है 3, फिर x3 है हमारा 2, और y1 माइनस y2 तो y1 हमारा है 3 और y2 हमारा 0। बस मान रखने में बस ध्यान रखना है, बाकी सब ये देखिए 2 और ये 4 का गुणा जब हम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, धन ऋण 1 और ऋण 4 और ऋण 3 मिलकर ऋण 7, धन 2 गुणा 3 घट जाएगा तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही बचेगा। ये हम इसको अब हल कर देंगे।
1/2, यहाँ हो गया 4 दूनी 8, ऋण ऋण हो गए धन, ये हो गया 7 और ये हो गया धन 6। इस तरह से हो गया 1/2, ये हो गया 8 और 7 15, 15 और 6 21। तो इसका उत्तर आउट हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग इकाई। यहाँ पर इकाई का नाम नहीं दिया है इसलिए हम केवल लिख देंगे वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तीनों बिंदु संरेखी हों का मतलब है कि बिंदु P, Q, R तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो। हमने पिछले भागों में यह जान लिया है कि संरेखी से क्या तात्पर्य है कि 3 बिंदु संरेखी हो, इसका मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। तो हम देखते हैं कि संरेखी के लिए हल में हम लिखेंगे उपरोक्त बिंदु, या बिंदु लिख दें हम, चलो बिंदु एक को P मान लेते हैं, P 7 ऋण 2, Q मान लें 5 1 एवं R 3 के संरेखी होंगे यदि, संरेखी होंगे यदि, कब संरेखी होंगे कि त्रिभुज बन ही ना पाए। जब 3 बिंदु संरेखी होते हैं तो वो आपस में त्रिभुज नहीं बना सकते। तो संरेखी होंगे यदि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम 0 कर दें तो तीनों बिंदु संरेखी होंगे। संरेखी होने की शर्त ही है, तो तीनों बिंदु संरेखी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है हमारे पास, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हम देखते हैं, याद रखने का भी आसान तरीका है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर 2 और 3 आ गए, यहाँ 2 आ गया तो 3 और 1 आ गए, यहाँ 3 आ गया तो 1 और 2 आ गए। यानी 1 2 3 1 2 3 सब में है, तीनों भागों में 1 2 3 का प्रयोग होना है। अब इस मान में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, ऐसा बोला गया है। तो संरेखी के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इन मानों को रख दें। ये P बिंदु के निर्देशांक हमने x1 और y1 माने हैं, Q के x2 और y2 यहाँ लिख सकते हैं हम, R के x3 और y3 उस हिसाब से हम यहाँ पर मान रखते हैं। तो 1/2 x1 का मान क्या है, x1 का मान है 7, y2 का मान है 1 और y3 का मान है k। धन x2 का मान कितना है 5, y3 का मान है k और ऋण y1 का मान है, ऋण ऋण 2 बार होने की वजह से ये हो गया ऋण धन और ये 2। फिर धन x3 का मान है 3, y1 का मान है, देखिए y1 का मान है ऋण 2 और माइनस y2 का मान है 1 और इस पूरे का मान है 0। ये हो गया। इसके इंप्लाइज में होगा कि 1/2 बराबर 7 का जब 1 से गुणा होगा तो 7 एकम 7, ऋण k का 7 से गुणा होगा तो 7k। इस तरह से अब यहाँ पर 5 और k का गुणा हुआ तो 5k और 5 और 2 का गुणा हुआ तो धन 5 दूनी 10 धन। अब यहाँ ऋण 2 और ऋण 1 मिलकर हुआ ऋण 3, ऋण 3 का गुणा जब 3 से होगा तो ऋण 9 बराबर 0। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि 1/2 संख्याओं को अलग जोड़ देंगे और k के मानों को अलग जोड़ देंगे। तो 9 7 है, 7 में जब 10 जुड़ जाएगा तो 17। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तीनों बिंदु संरेखी हों का मतलब है कि बिंदु P, Q, R तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो। हमने पिछले भागों में यह जान लिया है कि संरेखी से क्या तात्पर्य है कि 3 बिंदु संरेखी हो, इसका मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। तो हम देखते हैं
कि संरेखी के लिए हल में हम लिखेंगे उपरोक्त बिंदु, या बिंदु लिख दें हम, चलो बिंदु एक को P मान लेते हैं, P 7 ऋण 2, Q मान लें 5 1 एवं R 3 के संरेखी होंगे यदि, संरेखी होंगे यदि, कब संरेखी होंगे कि त्रिभुज बन ही ना पाए। जब तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो वो आपस में त्रिभुज नहीं बना सकते। तो संरेखी होंगे यदि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम शून्य कर दें तो तीनों बिंदु संरेखी होंगे। संरेखी होने की शर्त ही है, तो तीनों बिंदु संरेखी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है हमारे पास, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर शून्य। अब हम यहां पर मान रख देंगे, तो 1/2 x1 का मान है हमारे पास, ये देखिए x1 का मान है 7, y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है 1, ऋण y3 का मान है हमारे पास k, ये रख दिया। फिर x2 का मान है 5, y3 का मान है हमारे पास, देखिए y3 हमारे पास है k, ऋण y1 का मान है, यहां भी ऋण और यहां भी ऋण, तो ये ऋण 2 बार होने से धन 2। फिर x3 का मान क्या है, x3 का मान है 3, धन y1 का मान हमारे पास है ऋण 2, ऋण y2 का मान हमारे पास है 1, और इस तरह से ये पूरा शून्य के बराबर। अब इसके इंप्लाइज में आएगा कि अब हम अंदर गुणा कर देंगे, तो 7 का जब 1 से गुणा हुआ तो 7 एकम 7, फिर 7 का ऋण k से गुणा हुआ तो ऋण 7k, फिर ऐसे ही देखिए धन 5 का k से गुणा हुआ तो 5k, और 5 का 2 से गुणा हुआ तो 5 दूनी 10, फिर यहां धन 3, ऋण 2 और ऋण 1 मिलकर हो गया ऋण 3 बराबर शून्य। अब हम इसको एक बार और हल कर लेंगे, 1/2, अब संख्यात्मक आंकड़े अलग अलग जुड़ जाएंगे। हम यहां पर देखिए ये 7 और 10 दोनों, ये 7 और 10 दोनों धनात्मक हैं, ये हो गया 10 7 17, फिर 7 के ऋणात्मक है और 5 के धनात्मक है, तो ऋण के 2 के बड़ी संख्या ये है, तो ऋण के 7 के में से 5 के घट जाएगा तो ऋण 2 के आ जाएगा, और ये हो गया धन 3 का गुणा जब ऋण 3 से होगा तो ऋण 9, 3 3 9, और ये बराबर शून्य। अब देखिए 1/2 बराबर 17 में से जब 9 जाएंगे तो बचेगा 8, ऋण 2 के बराबर शून्य। अभी 1/2 का गुणा जब इधर हो जाएगा शून्य से, तो 1/2 का गुणा शून्य से हो जाएगा तो वो सब शून्य हो जाएगा, 8 ऋण 2 के बराबर शून्य से किसका गुणा हो गया, 1/2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और वो शून्य से गुणा होकर 0 हो जाएगा। हम अपने आप उसको यहाँ 0 कर देते हैं, 2k उस तरफ चला जाएगा तो 2k और 8 यहीं रह जाएगा। अब देखते हैं कि k का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 8/2 मतलब 4। तो आंसर आया, क्या आंसर आया कि k बराबर 4 होने पर ये बिंदु PQR संरेखी होंगे।